बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंटेशन अगर लिंक कर दें तो। जितनी देर में प्रेजेंटेशन हम लोग लिंक करते हैं, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। रिस्क असेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी फारूक साहब ने काफी कुछ बताया रिगार्डिंग एथिक्स, रिगार्डिंग क्लाइंट एक्सेप्टेंस। उन्हीं सारी चीजों को हम इस तरह से देखेंगे कि जब उसको ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया और उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो हम उन डॉक्यूमेंटेशन को कैसे लेके चलना है। आई एम वेटिंग कि जैसे ही प्रेजेंटेशन कनेक्ट होती है, तो जब तक प्रेजेंटेशन कनेक्ट होती है, अगर मैं ऑडियंस में पूछूं, काफ़ी सीनियर मेंबर्स भी बैठे हैं जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और फिर कुछ मेरे फेलो कोलीग्स भी हैं। आपको क्या लगता है कि जब हम रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? एनीवन इन द माइक प्लीज? उसमें अपने ऑडिट प्रोसीजर डिफाइन करने के लिए और अपने जो ओवरऑल ऑडिट रिस्क है उसको कम करने के लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। रिस्क क्या हो सकता है हमें जब हम एक ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, किसी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का, किसी और चीज का। और क्या रिस्क हो सकते हैं? फ्रॉड रिस्क हो सकता है कि हमने जो क्लाइंट एक्सेप्ट किया है या जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम ऑडिट करने जा रहे हैं, क्या वो प्रोन टू फ्रॉड तो नहीं है। अगर क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स के मैनेजर्स भी बैठे हैं, सीनियर स्टाफ भी बैठा है, तो जो एक होलिस्टिकली डेवलपमेंट के लिए जो लोग ऊपर से इस ऑडिट को देखेंगे, उनके लिए और क्या रिस्क हो सकते हैं फ्रॉड के अलावा या किसी और चीज के अलावा? ट्रेंड फिर व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिजनेस रिस्क। कोई बंदा बिजनेस रिस्क पे एवेलुएट करना चाहेगा, थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहेगा, बिजनेस रिस्क क्या हो सकते हैं या हमें अपने ऑडिट की प्लानिंग के लिए बिजनेस रिस्क को कैसे देखना है? Anyone from the back, please? और हमारी इन चीज़ों के ऊपर के हमारा कोई कंसर्निटी है कि नहीं है, उससे आगे फिर हम ऑडिट फैक्टर्स को निकालते हैं कि हमारा इन बिजनेस रिस्क से हमारे फिर ऑडिट रिस्क कौन से निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम जिन भी कंपनीज का, जिन भी एंटिटीज का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, हमने उनको अपने करंट एनवायरनमेंट के साथ देखना है कि इस बिजनेस में रिस्क क्या हो सकते हैं। अगर हम आजकल कुछ कॉन्टेम्पररी इकोनॉमी की बात करें तो पाक रुपीज टू डॉलर पे राइटी नीचे की तरफ जा रही है, काइबर जो सा है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से बाकी जो रिलेटेड कॉस्ट हैं, जो फ्यूल रिलेटेड इन्फ्लेशन है, वो बढ़ेगी। इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस क्लाइंट को हमने एक्सेप्ट किया है और जिसके ऑडिट की हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वो क्लाइंट इन तमाम रिस्क को सामने रखते हुए गोइंग कंसर्न रहेगा, प्रॉफिट क्रिएट करेगा? उस क्लाइंट की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर हमारी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन क्या होगी और हमारी रिपोर्ट किस तरह से इंपेयर हो सकती है। इफ आई जस्ट this is not working. Okay. तो जी हमारे ऑब्जेक्टिव से पहले जी आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स करना, जो अभी आप लोगों ने की मेरे साथ, कि जिस भी क्लाइंट का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उस क्लाइंट के ऑडिट में बॉटलनेक्स क्या है, क्या चीज ऐसी है जो कि उस क्लाइंट के ऑडिट में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इफेक्टिव लॉजिस्टिक प्लानिंग, 3 components to it: time management,
रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वेदर द ऑडिट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट। क्योंकि होलिस्टिकली मैं एक स्टेप आगे आ चुका हूं, हम अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर चुके हैं। क्लाइंट एक्सेप्टेंस पे भी थोड़ा सा टच करूंगा डॉक्यूमेंटेशन के व्यू पॉइंट से, लेकिन अब हम ये कि हमने ऑडिट स्टार्ट कर लिया है, हम प्लानिंग फेज में है, हमने एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का जो डिसीजन लेना था वो ले चुके। अब जब फील्ड में ऑडिट कर रहे हैं तो हमने देखना क्या है। हम एसएमपी के प्लेटफॉर्म से बात करें, बिग 4 के प्लेटफॉर्म से बात करें या किसी भी प्लेटफॉर्म से बात करें, एक ऑडिट के लिए आमतौर पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं एग्जीक्यूशन में, जब हम मैनेजरियल लेवल पे देखें या पार्टनर लेवल पे देखें, तो हम देख रहे होते हैं कि क्या इस क्लाइंट की टाइम मैनेजमेंट जो सी है वो हमारे लिए पॉसिबल भी है या कि नहीं है। हम तमाम क्लाइंट्स की एक्सेप्ट फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर एजीएम विद इन 120 डेज करने के पाबंद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेदर दैट इज अ पीआईसी, अ लार्ज साइज एंटिटी, मीडियम साइज एंटिटी और स्मॉल साइज एंटिटी, आपने बाय ऑल मींस वेरी लेटेस्ट 30 सितंबर के राउंड अबाउट अपने फाइनेंशियल्स इशू कर देने हैं ताकि उनकी बोर्ड हो सके और उनकी एजीएम हो सके। क्या इन तमाम ऑडिट्स का और इसकी टाइमिंग को हम उस पॉइंट पे मैनेज कर सकते हैं? कैसे करेंगे? अब हमने इसको ये प्लान करना है बिकॉज ऑडिट हैज बीन एक्सेप्टेड। रिसोर्स मैनेजमेंट, कितनी बड़ी टीम जाएगी? उस टीम के साथ जितनी बड़ी टीम जाएगी, जो हमारी फीस के साथ और जो बाकी कॉस्ट एसोसिएटेड है, हम किस तरीके से अपने टाइम की मैनेजमेंट करें कि क्वालिटी को इंटैक्ट रखते हुए हम अपनी कॉस्ट कम से कम मेंटेन कर सकें। रेगुलेटरी कंसिडरेशंस, शुगर हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द पीआईसी। आप एक शुगर कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हैं, एक ऑल टुगेदर अलहदा दुनिया है जहां पे शुगर केन कमीशन बैठा है, शुगर रिलेटेड लॉज हैं, आपने उन लॉज को किस तरीके से देखना है। आप किसी फंड का ऑडिट करते हैं, एनबीएफसीज की क्या रिक्वायरमेंट है। आप किसी बैंकिंग कंपनी का ऑडिट करते हैं, चाहे वो बैंकिंग कंपनी के अंदर एक कैटेगरी हो या बी कैटेगरी हो, उन एक्सचेंज कंपनीज की ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप किसी मुदारबा या इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसके स्पेसिफिक लॉज जो कंपनीज एक्ट के अलावा हैं वो आपसे क्या रिक्वायरमेंट करते हैं। प्लीज आगे कीजिएगा इससे। I think there is some problem with this. Issuing the appropriate auditor's report. मैंने इस स्लाइड की प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ चीजों को टच किया है जो कि आने वाले 3 दिनों में मुख्तलिफ स्पीकर्स इसको टच करेंगे। इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस वक्त हम ऑडिट को प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग लेवल पे इन चीजों को हाईलाइट कर लिया जाए। सपोज करिए आपके पास एक क्लाइंट है, एक्सेप्ट कर लिया है या लास्ट ईयर से रिकरिंग क्लाइंट है, किसी भी वजह से उसकी गोइंग कंसर्न इम्पेयर हो गई है। अब इम्पेयरमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट को कैसे मॉडिफाई करेंगे? क्या आपने उस पर एम्फसाइज करना है, क्वालिफाई करना है, आपने ऑल टुगेदर उस पैरा को चेंज करना है? अगर क्लाइंट गोइंग कंसर्न पे अकाउंट्स नहीं बना रहा, अब एम्फसिस को कैसे प्लेस करना है? और अगर उसका आपका डिसएग्रीमेंट हो गया तो अब आप एडवर्स ओपिनियन देना चाह रहे हैं या अभी क्वालिफिकेशन पे बात आई हुई है, और दोनों सूरतों में आपने अपने ओपिनियन को कैसे मॉडिफाई करना है। अगर एक लिस्टेड कंपनी का आप क्लाइंट कर रहे हैं और आपको अभी डमी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मिली, आपने ऑडिट रिपोर्ट तो इनिशियल करके दे दी है, अकाउंट्स भी इनिशियल कर दिए, लेकिन डमी अभी आपके पास नहीं आई, आप अदर इंफॉर्मेशन को कैसे कोरॉबोरेट करेंगे? इन सब की मौजूदगी में आपने अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में क्या चेंजेस कैसे करनी है? मैनेजिंग द रेपुटेशनल रिस्क, हम इमेजिन करते हैं कि एक एनरॉन टाइप कंपनी है जिसका किसी भी वजह से एक फाइनेंशियल डिबैकल आ गया है। आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट दैट क्लाइंट? एंड इफ इट वाज योर क्लाइंट विच वाज सब्जेक्ट टू सम रेगुलेटरी रिस्क्स लास्ट ईयर, उसके ऊपर एसईसीपी ने कोई ऑर्डर इशू कर दिया है या एओबी ने कोई ऑर्डर इशू कर दिया है, इस साल आपकी ऑडिट अप्रोच क्या होगी? क्योंकि वो ऑलरेडी एक रेगुलेटर की नजर में आ चुका है जो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चैलेंज कर रहा है या आपकी ऑडिट अप्रोच को चैलेंज कर रहा है। अगर आपकी उस ऑडिट अप्रोच को चैलेंज कर दिया जाए या एक नई रेगुलेशन आ जाए, तो उस नई रेगुलेशन की मौजूदगी में आप अपने लिए किसी भी किस्म का रेपुटेशनल रिस्क कैसे देखेंगे? एंड देन वी हैव गॉट द क्वालिटी वर्क, कि जब हर बंदा ये बात कहता है कि ऑडिट के अंदर इफ नथिंग इज डॉक्यूमेंटेड दैट मींस नथिंग इज डन। तो अगर आप क्वालिटी वर्क कर रहे हैं तो आप इन सारी चीजों को अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? क्लाइंट रिटेंशन इज अ बिग चैलेंज। अगर मैं इसको लिंक करूं अपनी अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट के साथ, और हम में से सारे लोगों ने बात की कि क्लाइंट रिलेशनशिप इज अ वेरी
technical and a very difficult relationship. Remaining in the code of ethics, remaining in all the practical limitations that we have. Actually हम client retention के ऊपर क्या बात करेंगे कि हम client को retain भी करना चाहते हैं या इस मर्तबा हम AGM से पहले उसको अपना consent letter issue नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं यार हमारे लिए possible नहीं है, one reason or the other, whether it be the cost, whether it be the quality, whether it be any regulatory bottleneck that we have. जिस वक्त मैं इस प्रेजेंटेशन को तैयार कर रहा था, जो मेरा व्यू पॉइंट था वो ये था कि जो आइजाज हमारे प्लानिंग पार्ट को डील करते हैं, मैं उसको एक मरतबा एकेडमिकली टच करूं और उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसको देखें कि इन एन ऑडिट फर्म जब हमारे सामने ये सिचुएशन आती है तो हमने किस तरीके से उस ऑडिट को प्लान करना है या किस तरीके से हमने उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है। देयर आर 4 आइजाज which relate to the planning part. The 301, which is planning and audit. Then there is 315, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the environment of the entity. Then there is 320, which relates with materiality. And then there is the risk response with 330. Basically, ये 4 standards को जब हम इकट्ठा लेके चलते हैं तो जो हमारी प्लानिंग फाइल बन रही होती है जिसमें हम रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं, वो रिस्क असेसमेंट हम इस होलिस्टिकली इस पार्ट को लेके चलते हैं। जब हम इन चारों चीजों को इकट्ठा लेके चलते हैं तो हम अपना रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग फाइल की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। इन स्टैंडर्ड्स के अंदर जो क्रिटिकल एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है उसमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी है, फिर एक ऑडिट प्लान है, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी में लास्ट ईयर से की हैं, टीम डिस्कशंस हैं, क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और फिर मटेरियलिटी की कैलकुलेशन के बाद इस चीज को है कि आप अपने रिस्पॉन्सेज तैयार कैसे करेंगे, आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई कैसे करेंगे, और अगर उन ऑडिट प्रोसीजर्स की एप्लीकेशन से वन रीजन और द अदर यू आर अनेबल टू फाइंड दैट रिस्पॉन्स व्हिच यू आर लुकिंग एट, तो एक्चुअली व्हाट आर द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, और उन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का जो ENT है व्हिच इज द एक्सटेंट, नेचर एंड टाइमिंग, आप उसको किस वक्त किस प्रोसीजर को किस एक्सटेंट तक अप्लाई करेंगे ताकि आप अपने रिस्क को मिटिगेट करते हुए एक अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकें। So here comes the first part, which is planning. I will be dealing with planning and audit and then identifying and assessing and risk. थोड़ा सा हम materiality की बात करेंगे, और जो last portion है responding to assessed risk, this is basically that element which you will be covering tomorrow in your substantive procedure testing session. So if I look at the audit process, it's very simple one. You assess the risk, you prepare the responses, and once the responses are prepared in relation to the risks those were assessed, you give your audit report. So the first part, which is the risk assessment, that is being dealt with now. Overall, मैं एंड में बिब्लियोग्राफी के अंदर भी इस चीज को शेयर करूंगा। While preparing this presentation, I took the material from IFAC's SMP audit handbook. एक बड़ी अच्छी सी हैंडबुक है और वो एंड में मैं इसका रेफरेंस भी इसको दिया है, जो कि आपको ये बताती है कि जब हम एक SME का ऑडिट करते हैं तो उन SMEs के ऑडिट के लिए हम किस तरह इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करे। इस रिस्क की मिनिमाइजेशन किस तरह से मुमकिन है? जिस भी क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हैं, उसे करता हूं, वो नहीं रहा, लेकिन ठीक है। बेसिकली इसमें एक इनहेरेंट रिस्क ये है कि जिस भी क्लाइंट का आप ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट का रिस्क क्या है, किस हद तक ये मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, you are doing the audit of any client which is in the manufacturing sector, inherent risk क्या है? वो अपनी फुल कैपेसिटी पे जो प्रोडक्शन हो रही है वो उस प्रोडक्शन को डिस्क्लोज नहीं कर रहा, मे बी दैट्स अ रिस्क। हमने बात की फैमिली ओन्ड एंड मैनेज्ड बिजनेसेस की, कहीं टैक्स इवेजन का तो कोई एलिमेंट नहीं है। टैक्स इवेजन का एलिमेंट वुड एमिनेट फ्रॉम 2 एरियाज,
कि उनका रेवेन्यू जो सा है वो मुकम्मल तौर पे डिस्क्लोज नहीं है या एक्सपेंसेस ओवर स्टेटेड है. इट कैन बी एनी एरिया. इट्स फॉर एग्जांपल अ बैंकिंग सेक्टर क्लाइंट. तो अगर बैंकिंग सेक्टर क्लाइंट है तो उस सिचुएशन में क्या प्रूडेंशियल्स की कंप्लायंस पूरी है, क्या उन्होंने अपने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की प्रोविजनिंग ठीक की है, उस प्रोविजनिंग को ठीक तरह से इनकॉर्पोरेट किया है. अगर इन रिस्क की मौजूदगी में जो मैनेजमेंट है उसके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपका असेस्ड रिस्क जो कि थर्ड टेंजरीन कलर के अंदर है, दैट बिकम्स वेरी स्मॉल, दैट बिकम्स वेरी मिनिमल. और उसकी मिनिमलिटी को मजीद एनहांस करने के लिए आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करेंगे, जिससे कि आपको ये अश्योरेंस आ जाए कि जो बचा खुचा थोड़ा सा भी रिस्क मेरे पास है मैंने उसे कवर कर लिया है और मैं एक अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट साइन करने जा रहा हूं. टॉकिंग फ्रॉम वेरी स्पेसिफिकली एन एसएमपी व्यू पॉइंट, एसएमपीज के पास भी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं और उन क्लाइंट्स के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं तो अक्सर एक मल्टी लैटरल किस्म के हमें प्रॉब्लम्स सामने आ रहे होते हैं. आप जब भी किसी ऑडिट की प्लानिंग करेंगे तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है. वो सबसे पहले तो देखेगा कि क्या इस ऑडिट को मैं अकेला कर रहा हूं, मैं किसी का कंपोनेंट ऑडिटर हूं, या क्या कोई मेरा भी कंपोनेंट ऑडिटर है. अगर कोई भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आर. इफ आई एम अ कंपोनेंट ऑडिटर तो प्रिंसिपल ऑडिटर मुझसे क्या चाह रहा है. और अगर मैं किसी ऐसी कंपनी की पेरेंट कंपनी का ऑडिटर हूं वेयर आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ सब्सिडरीज, तो मुझे उन सब्सिडरीज को कैसे क्लासिफाई करना है, मटीरियल या इमटीरियल. इफ देर आर मटीरियल सब्सिडरीज तो उन पे मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स की डिजाइनिंग कैसे चाहिए. एंड इफ देर आर सर्टन इनसिग्निफिकेंट सब्सिडरीज तो मुझे वहां पे अश्योरेंस किस लेवल पे लेके चलना है. और किसी भी ऑडिट के दौरान क्या मुझे अपने एक्सपर्ट को एंगेज करना है? बिल्कुल. हमारे यहाँ एक बहुत सबसे प्रेवलेंट एंड कॉमन सेक्टर जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर है. फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल और इस तरह के दूसरे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्लाइंट्स जो हैं वो अपने एसेट्स की रिवैल्यूएशन करवाते हैं. अगर क्लाइंट के फिक्स एसेट उसके टोटल एसेट्स का फॉर एग्जांपल 50 या 60% है और इस साल क्लाइंट रिवैल्यूएशन की तरफ जा रहा है, आर यू गोइंग टू रिलाई ऑन दैट रिवैल्यूएशन? और एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन यू विल डिस्कस विद द क्लाइंट कि आपने इस मर्तबा जो अपना वैल्यूअर अपॉइंट करना है वो हमारी डिस्कशन के साथ करना है, ताकि आप उसी कॉस्ट में वो काम कर सकें जिससे हमें एश्योरेंस आ जाए. और अगर क्लाइंट वो काम पहले ही कर चुका है तो क्या हम अपना वैल्यूअर अपॉइंट कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द क्लाइंट, सो दैट वी गेट एन एश्योरेंस कि ये जो एस्टिमेट आ रहा है मेरे पास ये एस्टिमेट फुली रिलायबल है. सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, आई हैव डेवलप्ड अ टेम्पलेट जो भी 2-3 स्लाइड्स के बाद आएगा और वहां पर हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज की फॉर एग्जांपल मेरी अप्रोच क्या है, एंड देन यू कैन ऑल alter that approach and tailor that to your requirements with reference to your client. पोटेंशियल प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकते हैं, इंगेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, और इन सब की आपके पास डायरेक्शन एंड रिव्यूज क्या है. होलिस्टिकली स्पीकिंग जो कुछ हमने अब तक बात की, अगर मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन को सामने रखूं तो ये ओवरऑल मेरे पास 3 स्टेप्स हैं. I was pointing it the wrong way. तो बेसिकली देयर आर 3 थिंग्स. द एक्टिविटी जो कि हमारे सामने है, उस एक्टिविटी का पर्पस, एंड वन थिंग दैट वी एम टू इम्प्रूव एट, दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन. कि उस एक्टिविटी को लेके चलने के लिए हमें किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. हमने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी की, हमने ऑडिट प्लान किया और हमने रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म किया. जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है उसमें क्लाइंट एक्सेप्टेंस है, अभी फारूक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एथिकली बताया. आई विल कवर द सेम पार्ट अगेन फ्रॉम अ डॉक्यूमेंटेशन व्यू पॉइंट, कि अगर हम एक क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें उसमें क्या कंसिडरेशंस देखनी है और डॉक्यूमेंट करते हुए हमने किन एलिमेंट्स को सामने लेके चलना है. ओके.
This is a very simple decision tree which leads you step by step that when you accept an audit client or when you are in the process of accepting an audit client, actually what phases you have to go through. अब देखिए आपके पास एक engagement आई फर्म के पास, फर्म को सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या उसके पास स्टाफ, रिसोर्सेज और टाइम है कि उस वक्त तो ये काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमारे हाँ सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट हैं वो जून ईयर एंड पे हैं एंड यू आर हैविंग a sugar industry based client September year end, it's okay to accept it. You get a financial sector, कोई छोटी मोटी इंश्योरेंस आ गई, कोई छोटा सा फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी आ गई, दिसंबर बेस्ड है, वी कैन डू, आवर टीम्स फ्री बैठी हुई हैं. बट इफ यू आर गेटिंग अनदर बिग लिस्टेड कंपनी विद जून ईयर एंड, हाउ वुड यू कंक्लूड दैट? विच रिसोर्सेज डू यू हैव? और अगर सभी की रिपोर्टिंग लाइन सेम हुई तो आपने इसको मैनेज कैसे करना है, हमने उसकी प्लानिंग देखनी है. क्योंकि मैं फिर उसी बात पे हूं कि क्लाइंट हैज बीन एक्सेप्टेड, नाउ वी आर इन द प्लानिंग फेज कि हमने अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कैसे करना है टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम. फर्म का जो स्टाफ है क्या वो इंडिपेंडेंट है, एथिकल चेक लग गया, एंगेजमेंट की प्री कंडीशंस प्रेजेंट हैं या कि नहीं. ICAP says there are only two types of firms, QCR rated, non-QCR rated. So we are QCR rated. If we are not QCR rated, can I accept a large size entity? अगर मैं उसकी एक प्री कंडीशन को ही मीट नहीं कर रहा तो आई शुड रिफ्यूज, बट इफ आई एम मीटिंग ऑल द प्री कंडीशंस फॉर एग्जांपल तो आई शुड मूव अहेड. हमने एंगेजमेंट लेटर ऑब्टेन कर लिया है, हमने इनिशियल एंगेजमेंट के ऊपर जो ओपनिंग बैलेंस थी हमने उसमें देख लिया कि कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है. अब हमारे पास प्रोसीजर आया एक्सेप्टेंस का कि प्री कंडीशंस मीट हो गई, हम पे कोई स्कोप लिमिटेशन नहीं है, हमारी टर्म्स एग्री हो गई और उसके बाद हमने एक एंगेजमेंट लेटर प्रिपेयर किया और उस एंगेजमेंट लेटर को हमने क्लाइंट के पास NOC लेने के बाद साइन होने के लिए भेज दिया. तो बेसिकली जिस वक्त हम क्लाइंट एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें हमने अभी डिस्कस की. जस्ट एज अ रिफ्रेशर, वी नीड टू सी वी हैव गॉट कम्युनिकेशन विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर. जो हमारे बायोलॉज है ICAP ऑर्डिनेंस वो कम्युनिकेशन की बात करता है. वी सेंड अ लेटर, वी सेंड देम रिमाइंडर, वी सेंड देम अनदर रिमाइंडर एंड देन एज अ फाइनल नोटिस आफ्टर दैट वी कैन एक्सेप्ट, जो भी हम अपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना लेते हैं. प्रोफेशनल फी पिछले ऑडिट से कम नहीं होगी और पिछली फी क्लियर हो जानी चाहिए, कंटिजेंट फी ना हो. हम कॉम्पिटेंट हैं टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, क्लाइंट हमारी हम क्लाइंट की इंटेग्रिटी को कंसिडर कर रहे हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट चेक हमने लगा लिया, प्री कंडीशंस भी लगा ली और हमारे पास किसी भी किस्म का कोई सिग्निफिकेंट मैटर ऐसा नहीं है फ्रॉम द लास्ट ईयर व्हिच प्रिक्लूड्स अस फ्रॉम एक्सेप्टिंग दिस एंगेजमेंट. एंगेजमेंट लेटर एक बड़ी सिंपल इसका टेम्पलेट हमारे जो ऑडिट मैनुअल ICAP का ऑडिट वेबसाइट पे अवेलेबल है उसमें भी है, स्टैंडर्ड्स के अंदर भी है. हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, स्कोप को देखेंगे, ऑडिटर और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करेंगे. हियर कम्स द मेन प्रॉब्लम, बिकॉज इफ वी लुक एट द एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन पाकिस्तान, और अगर हम थर्ड स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट की बात करें तो वी हैव गॉट IFRS, we have got IFRS for SMEs, we have got AFRS for small sized entities, then we have got ICAP standards on NGOs, NPOs, और इन चारों की combination with fourth and fifth schedule gives us a very detailed array जिसके अंदर से हमने choose करना है कि इस client का जिसका हम audit करने जा रहे हैं framework क्या होगा. और ये अभी स्पेशलाइज्ड एंटिटी की बात नहीं हो रही. आप एक पेंशन फंड को ऑडिट करने जा रहे हैं, वॉलंटरी पेंशन रूल्स आ गए. आप किसी इंश्योरेंस या मुदारबा का ऑडिट करने जा रहे हैं, उनके स्पेसिफिक रूल्स आ गए. आप किसी बहुत छोटे NBFI का ऑडिट कर दें तो NBFC की रेगुलेशंस आ गई. अब ये तमाम चीजें हमने अपने ऑडिट फ्रेमवर्क में आइडेंटिफाई करनी है. और अगर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो आमतौर पे जो सेकंड नोट होता है जो कि इंट्रोडक्शन टू द क्लाइंट के फौरन बाद आता है, दैट गोज विद द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है क्या इसमें तमाम फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई हो चुका हुआ है और उसी के साथ बन रही हैं. कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, कोई हमने प्लानिंग किस तरीके से की, प्री कंडीशंस क्या हैं, प्रोफेशनल चार्जेस क्या हैं, ये तमाम चीजें हमने अपने क्लाइंट एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूअंस के वक्त एंगेजमेंट लेटर में डॉक्यूमेंट कर दी. आई एम जस्ट स्किमिंग थ्रू वेरी रैपिडली बिकॉज दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस 1.5 hours.
ओके अब हम अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं। अगली कुछ स्लाइड्स में वी वुड डिस्कस द एकेडमिक पार्ट एंड देन विल एक्चुअली डू एन एग्जांपल कि अगर इस तरह का क्लाइंट हमारे पास पहली मर्तबा आए तो हम उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको आगे लेके कैसे चलेंगे। हमने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें हमने अपनी स्कोप, अपनी टाइमिंग एंड ऑडिट डायरेक्शन को डिस्कस कर लिया। हमने एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देख ली। बहुत मरतबा एक बड़ी डिफरेंट चीज आती है विदाउट नेमिंग एनीवन। वी सॉ अ क्लाइंट जिसमें कि किसी भी वजह से except for a report under ISA 700, a report under ISA 800 was being delivered. अब एक स्पेशल पर्पस सर्कमस्टांसेस के तहत दी जा रही थी। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऑडिट की है और आप ऐसी कोई और रिपोर्ट इशू कर रहे हैं जो कि किसी और ऑडिट फ्रेमवर्क के तहत है, तो क्या ये क्लाइंट और उसके तमाम रेगुलेटर्स जिसको वो सबमिट करवाने जा रहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल होगी? और आप जो ऑडिट प्लान कर रहे हैं उस ऑडिट के अंदर आपने अपने लिए जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की हैं, क्या वो तमाम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं? बिकॉज इफ द फ्रेमवर्क अंडर विच यू हैव टू इशू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर हम उसी को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो आपके जो ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन होंगे वो भी उसी तरह से डिजाइन नहीं हो रहे होंगे। बिकॉज द लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट वी आर एमिंग टू गिव, आपका वो लेवल ऑफ एश्योरेंस ही डिफरेंट हो जाएगा। Significant factors for directing the audit team, result of preliminary engagement, our resource planning, and then there's an overall audit plan. Very important thing is this, अभी हम सब लोगों को पता है कि ISQC1 is going to be replaced with ISQM1 and ISQM2, जो कि दो नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। अब अगर हम उन दो नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो किसी हद तक हम जो इस ऑडिट स्ट्रैटेजी या ऑडिट प्लान की बात कर रहे हैं, that has been included over there as well. I have added a template at the end of the presentation. If we complete that template, for example, तो हमारी ये चीजें फिल हो जाएंगी। लेकिन हमने इसमें देखना ये है कि जब भी किसी ऑडिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उस पर रिसोर्स प्लानिंग के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन, जो ऑडिट प्रोसीजर्स हम लगा रहे हैं वो, और इफ वी कैन प्रोबेबली लिंक देम विद कैम्स, क्या हम ये सारे काम कर रहे हैं अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी की डेवलपमेंट के दौरान? क्योंकि ऑडिट स्ट्रैटेजी की डेवलपमेंट के बाद आप अपना एक ओवरऑल डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाएंगे। आप एक ऐसे क्लाइंट पे हैं जिसकी कि ऑल टुगेदर नेचर इज एंटायरली डिफरेंट, तो दिस ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान दैट वुड चेंज। सो फार इफ एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग। हम एक किसी भी मीडियम साइज एंटिटी की बात करते हैं, जब हम उसके ऑडिट को कर रहे हैं तो उस ऑडिट की कंसिडरेशन के दौरान वी एक्चुअली हैव टू सी वेदर दैट क्लाइंट हैज गॉट एनी एसोसिएट्स, एनी सब्सिडरीज, और क्या वो जो एसोसिएट एंड सब्सिडरीज हैं आर दे रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल और एनी अदर टेरिटरी। किसी और टेरिटरी में होते हुए क्या ट्रांसलेशन, जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रही हैं? इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस के अंदर फॉर एग्जांपल आपका ईयर एंड आ गया, हाउ आर यू प्लानिंग द स्टॉक काउंट्स एट वन एरिया और एट रिमोट लोकेशंस? हाउ आर यू गोइंग टू डिप्यूट योर टीम्स? और जो भी टीम्स आप डिप्यूट कर रहे हैं, आप उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कैसे बता रहे हैं कि तमाम टीम डिफरेंट लोकेशंस पे काम करते हुए किन एरियाज को किस डेप्थ में कैसे देखेगी? और अगर वहां पर आपको एक मौजूद डेटा नहीं मिलता, व्हाट आर गोइंग टू बी द अल्टरनेट प्रोसीजर्स दैट यू आर गोइंग टू अडॉप्ट? Previously, after COVID-19, when it was the year end 2020, there was another novel idea that erupted, can we use drones for stock count? No, that was also an approach. आप जिस भी ऑडिट क्लाइंट की ऑडिट स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, उसमें आपको इन तमाम कंसिडरेशंस को देख के चलना है। आप एक ऑडिट पे है, उस पे इंटरनल ऑडिट है, आर यू गोइंग टू असेस द इफेक्टिवनेस? यस,
एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने रिपोर्ट देनी है, उसका एक कंपोनेंट है, आप उसकी असेसमेंट जरूर करेंगे, बट देन आर यू गोइंग टू यूज द वर्क ऑफ दैट इंटरनल ऑडिटर और नॉट, दिस इज योर कॉल। लेट मी एग्जाम्पलीफाई। आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ऑडिट कर रहे हैं, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो फंडिंग है बहुत सारे डोनर्स कर रहे हैं, लोकल भी हैं, फॉरेन भी हैं, एंड ऑल द लोकल एंड फॉरेन डोनर्स दे एक्चुअली गो फॉर द फंड वाइज ऑडिट्स, और हर फंड का जो डोनेशन वो देते हैं, हर डोनेशन का अपना सेपरेट ऑडिट हो रहा है, जिसके रिप्यूटेबल एक्सटर्नल ऑडिटर्स उसको ऑडिट कर रहे हैं। आर यू गोइंग टू प्लेस रिलायंस अपॉन दोज ऑडिट रिपोर्ट्स व्हाइल यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ द फंड योरसेल्फ? अगर उन ऑडिटर्स ने रिपोर्ट क्वालिफाई की है, इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट योर ऑडिट रिपोर्ट? और इफ दे हैव गिवन अ क्लीन रिपोर्ट, आर यू गोइंग टू कंसिडर दैट रिपोर्ट फॉर योर ओवरऑल होलिस्टिक ऑडिट रिपोर्ट? So these are all the considerations that you need to see while you are planning your audit. Use of service organizations, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो आपका पेरोल प्रोसेस कर रही है। आप किसी भी एक फॉरेन एक लिजन ऑफिस का ऑडिट कर रहे हैं, लिजन ऑफिस यहाँ बैठा है, उनका स्टाफ यहाँ है, लेकिन उनका जो पेरोल है वो एक आउटसोर्स हुआ है किसी और कंपनी को। आर यू गोइंग टू प्लेस रिलायंस अपॉन दैट पेरोल प्रोसेसिंग, एंड कैन यू reduce your procedures basing upon the payroll processing by that service organization? These are all small considerations or numerous considerations which may come up whether it's a small audit or a medium audit or a large scaled audit, depending upon कि आपकी audit approach किस तरीके से चल रही है। हम बार बार बात करते हैं हमारा साइज ऑफ क्लाइंट क्या है, उस साइज ऑफ क्लाइंट पे हमारे प्रोसीजर्स क्या होने जा रहे हैं। So here comes information technology. Let's talk of a small business जो retail clothing करता है, वो कपड़े बेचते हैं। Now they are having an electronic point of scale जहाँ पे वो बारकोड को स्कैन करते हैं और आपका एक इनवॉइस निकल आता है। How important information technology and the system audit is while undertaking the audit of that client. आप किसी करेंसी एक्सचेंज कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हैं, देव गॉट अ सिस्टम, देव गॉट अ टिल जो आपसे पाक रुपीस लेता है, आपको फॉरेन करेंसी देता है। हाउ आर यू गोइंग टू इवैल्यूएट देयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स? आपके पास किसी फार्मेसी का ऑडिट है दैट इज गॉट फॉर एग्जांपल 4 or 5 आउटलेट्स इन लाहौर और इन एनी अदर सिटी, उन तमाम का स्टॉक काउंट जो पीरियोडिक शिफ्ट बेसिस पे हो रहा है, अगर वो आईटी बेस्ड है तो आप किस सोल्यूशन को कैसे लेके चल रहे हैं? आप उनका स्टॉक कैसे काउंट कर रहे हैं, आप उनका कैश काउंट कैसे कर रहे हैं, आप उनके बाकी प्रोसीजर्स कैसे देख रहे हैं? इट ऑल डिपेंड्स कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस एंड हाउ आर यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट particular area. Special valuations, it can be fixed assets, it can be actuarial valuation, it can be the valuation of an intangible asset. आपने कभी किसी जमाने में एक सब्सिडरी खरीदी थी, उस सब्सिडरी की गुडविल आ रही है, क्या उस गुडविल को हम इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करते हुए हमने अपने प्रोसीजर लगाने हैं या डू वी नीड टू हायर एन एक्सपर्ट? आप एक स्टार्टअप का ऑडिट कर रहे हैं और वो स्टार्टअप बेसिकली एक एप्लीकेशन बेस्ड स्टार्टअप है। फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों एक नई ऐप का पता चला, खिलाड़ी, दे अरेंज्ड सम फुटबॉल मैच बिटवीन आई थिंक रियल मैड्रिड एंड लिवरपूल एंड दैट वाज बेस्ड इन पाकिस्तान। आपके पास इस तरह के किसी स्टार्टअप का ऑडिट आ जाता है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हाउ आर यू गोइंग टू मेक यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म? सो दिस इज ऑल द कंसिडरेशन दैट यू आर गोइंग टू हैव इन planning your overall audit strategy and detailed audit plans. Okay, the time for my break. आपके पास यार एक नया ऑडिट आया है, उसका नाम है जी AA टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। क्लाइंट का स्पेशल ईयर एंड है 31 मार्च 2022, आपके पास 30 जून के ऑडिट के ऊपर आ गया है। Now this is their balance sheet and that is your statement of profit or loss account. Now you have to plan an audit. What do you feel? What should be done? Is it legible, by the way? पढ़ा जा रहा है? Okay. क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? Anyone from the audience, please. जो भी क्वेश्चन करना चाहे, he can ask for a mic. Anyone, please. ऑडिट एक्सेप्ट करना है इसका कि नहीं करना?
जी, इस पे क्या रिस्क आ सकते हैं हमें? जी, माइक प्लीज। I see a risk of existence of sales over here because 4 million से 7 million पे पहुंच गया है। इन अगर हम उसको कोरिलेट करें विद डेटर्स भी उस पेस में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वी हैव टू चेक दैट वेल। फिर कैश एंड बैंक को भी देखना है कि डेटर्स ओल्ड डेटर्स पड़े हुए हैं या वो है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं फ्रॉम दिस, एक वो शिफ्ट हो रहा है वहाँ से। इफ आई कैन रिक्वेस्ट कि हम स्लाइड यही रहने दें और हम मुल्तान और फैसलाबाद से भी कुछ क्वेश्चंस ले लें। Any other risk? It was a textile company. Anyone? We got sales. जी, मैं कमेंट कर, इसमें एक तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आ रही है, तो इसके ऊपर रिस्क हो सकता है कि वो मे भी हो सकता है रेशियोज वो अपनी मैनेज करने के लिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। Can you shift it to full screen, please? So you'll make use of ratios. यस, मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स को हमें देखना पड़ेगा कि वो, और अगर आपके सामने ये एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है, आपको क्या लगता है यहाँ पे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स किस एरिया में मुमकिन है? करंट रेशियोज उसको देखा जा सकता है, उसमें वो मैनेज कर सकते हैं। यस, ओके। माइक प्लीज। Is in the start you have to look at the analytical input data, no, sir. Initial, yeah, initial analysis है. Starting point, किधर इसके बाद analyze कैसे जा रहा है? And any other risk? We discussed sale, we discussed cash and bank, we discussed management override of control. Sir suggested us that we need to do the preliminary analytical procedures. इसके अंदर क्या चीज मुमकिन हो सकती है? कोई खास रिस्क इसमें आपको और आइडेंटिफाई हो रहा हो? Associates are there. So that means there is a big risk or there may be a big risk of related party transactions. क्या आप related parties को कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि उनका शेयर जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो मे बी इट स्क्यूज योर प्रॉफिटेबिलिटी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। Sir, current portion of non-current liabilities make unusual variance, sir. Considering the long-term financing, हो सकता है कोई immediately कोई इनकी debt covenant meet नहीं हुआ, उसकी वजह से ये result किया है। Probably. कोई और उसकी वो मजीद risk trigger कर सकता है। बिल्कुल। माइक दीजिएगा। एक तो एसेट बहुत इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन रेवेन्यू बहुत ज्यादा, कैपेसिटी जो है मे बी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें समझ में नहीं आ रही कि क्या एसेट्स पिछली मरतबा अंडर यूटिलाइज थे, इस मरतबा उनकी बेहतरीन यूटिलिटी आई है, या कि सेल में क्या फर्क पड़ गया है? Whether it's a quantitative effect on sale or is it the dollar increase in sales that has actually resulted into your translation gains? That can be a problematic area. जी, रीवैल्यूएशन में बिल्कुल इंक्रीज आया, लेकिन एसेट बेस में इतना इंक्रीज नहीं आया। Probably there may be some disposal. I don't know. क्या हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट ने क्या कैम्स रिपोर्ट किए हैं जिनकी बेसिस पे हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑडिट हम इन सारी चीजों को वहां से मटेरियलाइज करना शुरू करें या बिल्डअप करना शुरू करें? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अगर हम इसी को एक स्टेप और आगे चलें, with the client let's just see one step ahead. जी, आवाज आ रही है? जी जी प्लीज। हाँ जी, एक से इसमें एक से सबसे बड़ा रिस्क तो पहले बात तो ये है ना कि
या अगर जून में ऑडिट चेंज हो रहा है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि वो चेंज क्यों कर रहे हैं, प्रीवियस ऑडिटर जो है वो उससे चेंज की क्या वजूहात हैं। और दूसरा जो अगर सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो स्टॉक्स में जो है वो मैनिपुलेशन हो सकती है। लोन वगैरह तो वैसे ही बैंक से वेरीफाई हो जाते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें इसमें इस चीज को देखना है कि अगर ईयर एंड के करीब या ईयर एंड के बाद जो पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ ऑडिटर्स है वो कितना क्रूशल है। अगर ईयर एंड के बहुत करीब जाके या इवन ईयर एंड के बाद क्लाइंट ने वन रीजन और दी अदर अपना ऑडिटर चेंज कर लिया है, गो के कंपनीज एक्ट उसके मुख्तलिफ रिपोर्टेशंस बताता है कि व्हाट इज द वे आउट, वेदर द ऑडिटर हैज रिजाइंड और वेदर द बोर्ड हैज मेड देम टू लीव द कंपनी, व्हाटएवर इट वाज। तो जो भी प्रोसीजर उसके बाद हुआ और आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, तो हम अब इस ऑडिट को प्लान कैसे करेंगे। जिस तरह अभी एक सजेशन आया कि हम इस पे एक प्रिलिमिनरी एनालिटिकल रिव्यू लेंगे। इफ वी एक्चुअली लुक एट द प्रिलिमिनरी एनालिटिकल रिव्यू, इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव वर्कड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन कि बैलेंस शीट अगर 100% फुटिंग पे हो तो डिफरेंट एलिमेंट्स उसका इंडिविजुअली कितने परसेंट बनते हैं। एंड देन देयर इज द वेरिएंस पार्ट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, व्हाट इज द वेरिएशन, जो हमारा एक क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है कि कितनी चेंज आई है। नाउ इफ वी लुक एट द रिपोर्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फेस ऑफ बैलेंस शीट, अब हमारे पास क्रिटिकल एरियाज कौन से आ रहे हैं जिनके ऊपर हमने ऑडिट प्लान करना है। ओके, कैलकुलेट ना किया और उसका हमने इम्पैक्ट ना लिया, एक ये इसमें आ सकता है हमारे पास। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनकी सेल्स की रिकवरी साथ ही हो या एडवांस मोड पे सेल करते हो। हो सकता है, लेकिन एक रिस्क तो हमारे पास है ना कि हम सेल्स के साथ हमारा ट्रेड डेटर्स का जो है वो मैच होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। corroboration नहीं बन रही कि Yeah. with a 59% increase in sales your trade debts have increased in rupee term, थोड़ा सा percentage में हाँ they have increased, but still they represent a very lower portion of your fixed assets. Yeah. आई थिंक कॉस्ट ऑफ सेल्स में काफी बड़ा आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन में इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो आपके पेबल्स हैं उसमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आ रही है, जो आपके स्टॉक एंड ट्रेड है उसमें भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आ रहे। तो अगर हम इसको इस तरह सोचने की कोशिश करें कि there is a huge increase in your revenue and your cost of revenue, but the corresponding effect on your debtors and your creditors is not that much, what could have been the reason? एक्चुअली अगर आप देखें तो जी मे बी कि उनके डेटर डेज कम हो गए हो, रिकवरी ऑन पेमेंट का साइकिल आपका एक्सपेडाइट कर गया हो, इट कैन बी वन रीजन इफ दिस। और एक इनहेरेंट रिस्क तो है कि शायद अभी कुछ एंट्रीज नहीं डली, प्रॉबेबली। एनी अदर एरिया और रिस्क? surplus on revaluation of property plant and equipment, it has increased 14% as compared to last year, लेकिन एसेट बेस नहीं बढ़ रही, उस तरह से नहीं बढ़ रही। What could have been the reason? It can be disposals हुए हो और जितनी इंक्रीज आई हो उसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्पोजल उन एसेट्स की हो गई हो जो रीवैल्यूड नहीं थे या रीवैल्यूड क्लास ऑफ एसेट्स में से नहीं थे। Probably it can be a reason. By the way, this is a very hypothetical sort of a balance sheet and P&L. जिसमें बहुत सारे आपको जो क्रॉस कोरिलेशंस हैं वो गलत ही मिलेंगे। सर OCI में भी नहीं आ रही ना? I have not given OCI. I have only restricted it to profit after tax. क्योंकि OCI that was the glitch. अगर OCI आ जाता तो आपकी पहली कोरिलेशन मुकम्मल हो जाती कि क्या उधर से कोई रिवैल्यूएशन की ट्रांसफर्स हैं या जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके सामने होती तो यू कुड हैव एक्चुअली सीन के रिजर्व्स में मूवमेंट कैसे आ रही है। अभी आपके पास सिर्फ 2 पेजेस आए हैं टू स्टार्ट अप विद योर प्लानिंग। So maybe this is those areas or these are one of those aspects that you put your questions upon कि जब मैं क्लाइंट से पहली किक ऑफ मीटिंग करने जाऊंगा तो मैं ये तमाम क्वेश्चंस पूछूंगा। अदर इनकम भी काफी बढ़ गई है इनकी, अगर आप देखें तो इट्स अ मेजर चेंज।
अदर इनकम भी काफी बढ़ गई है, 7 मिलियन से 40 मिलियन पे चल गई, क्या रीजन हो सकती है? जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ 85,000 से 90,000 पे गई है, इट्स अ वेरी मीगर चेंज। अगर उसकी रिवैल्यूएशन की हिट उसमें पड़ी, का चार्ज उसमें पड़ा होता, तो इट वुड हैव बीन अ स्मॉलर अदर इनकम। दैट मींस देयर इज समथिंग एल्स एज वेल। हाँ, क्योंकि फिक्स एसेट की डिस्पोजल भी इतनी नहीं आ रही, तो कि कहाँ से ये लिया होगा इतना पैसा इन्होंने, या क्या चीजें आ रही है। So can there be a risk that any income that could have been assessed in the top line sales, उसकी गलत एंट्री नीचे डल गई हो? Might be possible. Might be possible. Yeah. Selling and distribution, can it be कि आपकी sales जो सी है that has increased by almost 60%, उसकी वजह से रूपी टर्म में आपका जो कॉस्ट है वो भी तकरीबन डबल हो गई है या 2.5 टाइम्स हो गई है। Variance is 167% as compared to last year, but still this cost represents only 2% of revenue. हो सकता है एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी हो और इनका एक्सपोर्ट फ्रेट बढ़ गया हो। Maybe that's in the notes, I don't know. So these are all the aspects that one needs to see. और हम इन नोट्स में अगर ये चीजें नहीं हैं और हम अपना प्रिलिमिनरी ऑडिट स्ट्रैटेजी जब बना रहे हैं या किक ऑफ मीटिंग के ऊपर जब हम जाएंगे, तो विल बी पुटिंग दीज क्वेश्चंस कि इन कोरिलेशंस को कैसे लेके चला जाए, या वेयर आर दोज लूप जो कि इन कोरिलेशंस को ठीक से नहीं समझने दे रहे। Can you please share the mic? Earlier, before that. बिल्कुल ठीक है। जब हम What I'm trying to say is that you won't go and ask at the kick-off meeting. Before that, at the time of planning, you have to decide all these things. Exactly. जब आपकी अपनी फर्म में इन हाउस एक पार्टनर मैनेजर या मैनेजर टीम और अ पार्टनर मैनेजर टीम किसी भी लेवल की मीटिंग हो रही है, these are all the areas to be pondered upon. Can we have any questions from Multan, if there are any, or Faisalabad? Multan first. वालेकुम अस्सलाम। दिस इज जमील फ्रॉम मुल्तान। अच्छा, इसमें यह है कि जो इसके फिक्स एसेट्स आ रहे हैं 2.4 मिलियन, फिक्स एसेट 2.4 मिलियन है। जो इसका पेड अप कैपिटल है वो अराउंड 200 मिलियन है। बाकी जो है रीवैल्यूएशन रिजर्व, अगर फाइनेंसिंग हम इसका कंपोनेंट देखें तो जो कैपिटल फाइनेंसिंग है वो और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्योर मिला के it is very less than, I think 50% आ रही, even it is 30% of the total fixed assets. तो ज़्यादातर फिक्स एसेट जो है ना वो फाइनेंस हो रहे हैं आपकी करंट लायबिलिटीज से। तो ये इसकी जो सॉल्वेंसी है, तो उस पर एक क्वेश्चन है कि फाइनेंसिंग जो एसेट्स की कर रहे हैं ये करंट लायबिलिटीज से कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन से कर रहे हैं। इसमें एक ये जो चीज़ है नजर आ रही है। बिल्कुल, एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर ये कंपनी हिस्टोरिकली एक लार्ज कंपनी नहीं है और इसकी परफॉर्मेंस की एक पूरी प्रूवन हिस्ट्री नहीं है, इफ इट इज रिलेटिवली अ फ्रेशर, अ न्यूअर कंपनी, तो इज इट्स फिक्स एसेट बीइंग फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, किससे हो रहा है? अगर तो तमाम एसेट्स आपकी बोरोइंग बेस्ड है और वो करंट बोरोइंग बेस्ड है, तो फिर ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। बट इफ दिस इज a company with a long history और इसके assets over the passage of time बनते चले गए हैं, तो फिर शायद सूरत हाल हमारे लिए बेहतर है। Any comment from फैसलाबाद?
जी जी, सबसे पहले जो सेंसिटिव एरिया होता है आजकल वो तो सेल है ना जी, कि सेल कैसे बुक हो रही है, उसका अगर एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट के जो है वो किस वक्त वो जो है वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ऑन रियलाइजेशन बेसिस या डिस्पैच बेसिस, तो उसमें वो मतलब है कि जो है वो कर सकते हैं मैनेजमेंट। ये पॉइंट देखना वाला पॉइंट है। फिर टैक्सेशन की वर्किंग जो है वो भी मतलब एक क्रिटिकल एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। कैन वी शिफ्ट टू द फुल स्क्रीन प्लीज? A very important point has been raised from फैसलाबाद। अगर आप इसकी टैक्सेशन को देखिए तो इसकी टैक्सेशन लास्ट ईयर इट वाज 17 million in a sale of about 4.4 billion, which has turned up to 80 million this year with a sales of 7 billion. आपके टैक्स की प्रोपोर्शन, आपके रेवेन्यू की प्रोपोर्शन या प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसी भी कोरिलेशन में नहीं आ रही। Is there some impact of deferred taxation, or are there some other prior year taxation charges, or were there some credits last year जो कि इस साल appear नहीं हो रहे? We need to take all these into consideration. अब एक बड़ी अच्छी सजेशन आई थी कि आप देखिए कैम्स क्या थे इसके। सपोज करें कि ये जो कैम्स हैं पिछले साल की बेस पे हैं, पिछले ऑडिटर ने इसके ऊपर 3 कैम्स लगाए, उसने आप लोगों की तरह रेवेन्यू को देखा कि रेवेन्यू में बहुत इंक्रीज है, क्योंकि सिग्निफिकेंट एरिया है टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी कि उसकी मैनेजमेंट की क्या लिंकेज उसके रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी के साथ है। उसने रेवेन्यू को टच किया, क्योंकि इन्वेंट्री एक ह्यूज एलिमेंट था, उसने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को टच किया। उसने पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जिसके अंदर एक्चुअरियल वैल्यूएशन इन्वॉल्व थी और जो कि आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, उसने उनको कैम बनाया। तो अल्टीमेटली आपकी ऑडिट प्लानिंग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। हमने प्रिलिमिनरी एनालिसिस किए, पिछले कैम्स देखे और हमने उन तमाम एरियाज को आइडेंटिफाई किया जो कि ऑलरेडी प्रेडिसेसर ऑडिटर्स हाईलाइट कर रहे थे। So actually, we assess the risk of material misstatement through inquiries with the management, through analytical procedures, observation and inspection. We understood the environment, and if I come up to understanding the entity, I've taken it from a textbook. Whenever we are going to undertake any audit और हम उस client की understanding की बात करते हैं, there may be certain areas where we need to understand the client from. It can be the regulatory risk, it can be the industry risk, it can be the internal controls, they may be very weak, it may be the financial performance or the remuneration of employees linked with their financial performance. It may be कि different segments के अंदर ये लोग operate कर रहे हैं, एक segment की hit दूसरे को तो नहीं पड़ रही। Is there any transfer pricing thing? आपकी accounting policies appropriate हैं या कि नहीं है? With the emergence of IFRS 15 and IFRS 16, revenue recognition कहीं over ambitious से extra slow तो नहीं हो गई? If you are in a construction sector company और still आप पॉइंट ऑफ कंप्लीशन के ऊपर रेवेन्यू बुक कर रहे हैं, आपके पास पॉइंट एस्टिमेट सर्टेनिटी क्या है कि इतना काम आप मुकम्मल कर चुके हैं। इन तमाम रिस्क को देखते हुए हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे कि क्या इन डिफरेंट चीजों को केटर करते हुए हमने अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक से डिवाइस किया, और जब हमने अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर ली तो क्या हमारे ऑडिट प्लान्स उन तमाम सिग्निफिकेंट रिस्क्स को आइडेंटिफाई करते हुए ऑडिट प्रोसीजर या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की डिजाइनिंग को गवर्न कर रहे हैं। अब सपोज करिए जो AA टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जिसका अभी अभी आपको ऑडिट मिला है, कुछ ऐसा हुआ कि उसको किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने अक्वायर कर लिया, और जिस फॉरेन इन्वेस्टर ने उसे अक्वायर किया वो बाहर किसी टैक्स हेवन में बैठा है। उसने आपकी चलती हुई कंपनी का स्टेटस चेंज करके कहा कि भाई अब तो सिर्फ प्रोडक्शन करोगे एंड व्हाटएवर द प्रोडक्शन दैट यू डू उसको सेल हम करेंगे।
इसकी सेल कहाँ जाएगी, किन यूरोपियन कंट्रीज में जाएगी, विल डिटरमिन दैट. We'll receive all the receipts in some other account, और मार्केटिंग फंक्शन कोई और करेगा. यू आर जस्ट सॉर्ट ऑफ अ लिजन ऑफिस. अब हमारी इस पे अप्रोच क्या हो सकती है? Because altogether you were auditor of a recurring client, वो ऑडिट कुछ अर्सा चलता रहा. It was a locally manufacturing production unit, but now since it has been acquired by a foreign company, आपके altogether risks change हो जाएंगे. आपकी approach to undertake that audit client would change. So if such circumstances arise, आप अपनी इंडस्ट्री रेगुलेशंस को, अपने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, अपनी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस को, ग्रुप ऑडिट्स को, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, इन तमाम चीजों को देखेंगे. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नीचे आ रही है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. बिकॉज मूविंग फ्रॉम योर लोकल गैप टू समवट अ फॉरेन गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपको अपनी रिपोर्टिंग और उसकी रिकॉन्सिलिएशन को कैसे देखना है. आपको उन ट्रांसलेशन, जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन है, अब आपको उन चैलेंजेस को कैसे लेके चलना है. अगर आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, कीपिंग इन व्यू द लोकल रेगुलेटर एंड कीपिंग इन व्यू योर फॉरेन रिपोर्टिंग, आप अपने रिपोर्टिंग पैक्स किन टाइमलाइंस में, किन पॉलिसीज के तहत बनाएंगे और दोनों गैप्स को रिकंसाइल कैसे करेंगे. दीज आर ऑल द कंसिडरेशंस दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर ऑडिट वर्किंग पेपर्स. Disclosures contained in the financial statement, they would fully be changed. Simply the control environment. हम जब किसी एंटिटी का ऑडिट करने के लिए जाते हैं, आमतौर पे हम उसके कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या स्टेप्स ले रहे होते हैं? एनी आइडिया? थोड़ी सी अगर आप लोग इनपुट देंगे तो जो सेशन है दैट वुड गो इन अ डायरेक्टर्स हैं, उसके लोग हैं, सारे जो वर्कर्स हैं, सारे एब्सोल्युटली डिफरेंट बॉल गेम. So that is the control environment. How the attitude of the management to run the business. And how can we benchmark that control environment, or how can we document that control environment from an audit planning viewpoint? So that means कि when we are going to a client, हम उनके जो established policies and procedure manuals हैं, हम उनको ले लेंगे, और अगर किसी भी वजह से उस कंपनी में policies and procedures नहीं डॉक्यूमेंट हुए, तो we'll be discussing with them कि उनकी prevalent practices क्या हैं, we'll be documenting them, and then we'll take an ascertainment कि जो हमें आपके procedures की समझ आई है वो हमने document कर दिए, just confirm the understanding. Once those controls are fully documented, you will, पुरानी terminology में, you will do a walkthrough और you will apply a test of control कि क्या जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर के तहत या प्रेवलेंट प्रैक्टिस के तहत जो भी कंट्रोल्स आपने कहे, क्या वो फुली इंप्लीमेंटेड हैं. इंप्लीमेंटेड नहीं है तो उसमें लूप होल क्या है, और अगर वो अप टू मार्क नहीं है तो उन्हें अप टू मार्क कैसे किया जा सकता है. इस कंट्रोल एनवायरनमेंट के बाद विल असर्टेन कि क्या ये कंट्रोल्स एडिक्वेट है, और अगर ये एडिक्वेट नहीं है तो हमने अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को किस तरीके से आगे लेके चलना है. So, अब तक हमने जो पढ़ा, as a sum up, industry, understanding the entity and its environment, assessing the identified risk, what can go wrong at assertion level, and likelihood of misstatement क्या है. In the entire planning phase and the risk assessment phase, these are the 4 outcomes that we have seen. Basically, I want to move to another slide.
ये जो आइजा बेस्ड हमारे पास कुछ चीजें हैं, वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए स्पेसिफिकली जिन फैक्टर्स की तरफ हम देखते हैं, ये वो चीजें हो सकती हैं जहां से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क आ सकता है किसी भी तरह की मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। मार्केट वोलेटाइल है कि नहीं, रेगुलेशंस कैसी हैं, गोइंग कंसर्न इश्यूज क्या हैं, कैश फ्लो या लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंडस्ट्री बेस्ड आपकी कोई स्पेसिफाइड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई सप्लाई चेन के इश्यूज चल रहे हैं, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स क्या थी, लिटिगेशंस क्या थे, कॉम्प्लेक्स एस्टिमेट क्या थे, और ट्रांजैक्शन पैटर्न्स आपके क्या अब तक रहे हैं। Because I've got a little bit time constraint, I want to move to this thing. We had an objectives कि जिस वक्त हमने अपने ऑडिट को किक स्टार्ट किया, हमने ऑडिट के लॉजिस्टिक्स को देखा कि हमारी रिसोर्स प्लानिंग क्या चल रही है, हमारी टाइम मैनेजमेंट क्या चल रही है, हमारे क्रिटिकल एरियाज किस तरफ जा रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ होगी। और अगर हम ऑडिट की स्टेज पे प्लानिंग व्यू पॉइंट से जो पॉसिबल कैम्स हैं की ऑडिट मैटर्स, अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें तो वी कैन सी कि हमारे ऑडिट की डायरेक्शन क्या होगी। अपकमिंग ISQM 1 जो कि ऑडिट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है, वो भी इन्हीं चीजों की बात करता है। तो कीपिंग दोज टू रिक्वायरमेंट्स इन व्यू, आई ट्राइड टू डिजाइन दिस टेम्पलेट कि जब आप कभी किसी ऑडिट की तरफ जाएं तो आप क्लैरिटी से देख लें कि सिग्निफिकेंट रिस्क किन एरियाज में हो सकते थे। जो हमने सबसे पहले प्रिलिमिनरी एनालिटिकल रिव्यू किया, जिसमें हमने परसेंटेज देखी और वेरिएंसेस देखे, वहां से मुझे लगा कि रेवेन्यू या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। उसके अंदर जो मैंने रिस्क परसीव किए आउट ऑफ माई प्रीवियस नॉलेज और विद डिस्कशन विद द क्लाइंट और एनीवेयर, मैंने कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क लिखे। To respond those risks, I designed my audit procedures and I looked upon कि इनका extent, nature या timing क्या हो सकता है। उसकी execution responsibility मैंने किसी associate level पे देनी है, executive level पे देनी है, या audit senior executive को देनी है। क्या हमने अपने expert को engage करना है, और इसके बाद क्या अभी at the planning level do I foresee कि this is going to be a key audit matter? Because either it would be resolved और मेरे लिए नहीं बनेगा, possibly बन भी सकता है, because this is that planning document which would throughout be linked with my execution along with my reporting file, and whenever I will give a holistic complete QCR, तो मेरे क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो चाहे मेरी फर्म में एक कोल्ड फाइल रिव्यू हो, चाहे फर्म के अंदर एक हॉट फाइल रिव्यू हो, या किसी भी रेगुलेटर का एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो, that can all be linked with this template. Now this is all up to us कि हम इसको किस तरीके से इम्प्रोवाइज करके अपने ऑडिट में यूटिलाइज करते हैं। I'll very quickly touch base on materiality because it would be covered in your forthcoming session of sampling as well. Materiality can be a function of your qualitative or a quantitative factor. आप परसेंटेज टर्म्स में बात कर लें, आप किसी क्वालिटी फैक्टर में बात कर लें। सपोज करें आप एक ऐसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की किसी फर्म का ऑडिट करने जा रहे हैं जिनका अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यूनिट भी है, और तमाम की तमाम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पास ऑन कर देता है। यहाँ पे आपका रिलेटेड पार्टी रिस्क क्या हो सकता है? एक ही ग्रुप में एक बैंक भी है, एक इंश्योरेंस कंपनी भी है, एक टेक्सटाइल भी है, और वो तीनों आपस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हैं। हाउ आर यू गोइंग टू रिव्यू एंड असेस देम? व्हाट थ्रेट आर दे गोइंग टू पोज टू यू? किसी रिलेटेड पार्टी को आपने बहुत बड़ी गारंटी दे दी है, और अगर खुदा ना खासा वो गारंटी कॉल हो गई है, इसका आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ने वाला है? इन तमाम कंसिडरेशंस को देखते हुए आप अपनी मटेरियलिटी को एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को उतना भी रहने दे सकते हैं और उससे कम भी कर सकते हैं। सो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपके पास एक मटेरियलिटी है, आप स्पेसिफिक मटेरियलिटी उससे छोटी भी रख सकते हैं। आप अपनी मटेरियलिटी पे एक हेयर कट लगाते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमिन हो जाए, और फिर एक सेफ्टी बफर रखते हुए आप अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को मजीद कम कर सकते हैं ताकि आपका सैंपल साइज बेहतर हो जाए, आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा बेहतरी से अप्लाई किए जा सकें, एंड आपका जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करना है आप उसको बेहतर अंदाज में देख सकें।
स्टैंडर्ड हमें डिफरेंट अप्रोचेस बताता है। आप एक एसेट बेस्ड कंपनी पे परसेंटेज ऑफ एसेट भी लगा सकते हैं, परसेंटेज ऑफ इक्विटी भी लगा सकते हैं। इफ यू लुक एट अ वेरी स्पेसिफिक मुदारबा, तमाम ऑपरेशंस बैलेंस शीट ऑपरेशंस हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पे यूजुअली बड़े छोटे फिगर्स जा रहे हैं। The materiality can be linked with assets there. Look at a manufacturing sector client, it can be revenue. Look at an NGO, it can be something revenue or donation or anything, or maybe profit before tax. आपके प्राइमरी यूजर्स क्या हैं, उनका फोकस क्या होगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स क्या हैं, मेजर कॉन्टिंजेंसीज क्या हैं, या लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इनकी प्रेजेंस में आप अपनी स्पेसिफिक मटेरियलिटी को फर्दर स्ट्रीमलाइन भी कर सकते हैं। This is upcoming. There are 3 slides. इस वक्त हम जब बात करते हैं और हम अपने चैलेंजेस की बात करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हमारे लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पे सामने आता है। जब ICAP क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर लेता है तो उसके बाद एनुअल बेसिस पे क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड पब्लिश द रिपोर्ट। ये तमाम की तमाम रिपोर्ट्स ICAP की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। I just skimmed through latest 3 QAB reports of 2021, 2020 and 2019. हमने अभी तक जो डिस्कशन की या जिस चीज़ों की तरफ हमने हाईलाइट करने की कोशिश की उसमें ये 4 रिस्क और अगली स्लाइड पे 3 रिस्क और हैं जो कि कॉमन ऑब्जर्वेशन के तौर पे ईयर ओवर ईयर क्वालिटी कंट्रोल में आ रहा है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन इन जगहों पे थोड़ा सा लैग करती है कि जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थे या तो परफॉर्म ही नहीं किए गए, अगर किए गए थे तो डॉक्यूमेंट नहीं हुए। जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस है या ट्रांजैक्शंस है वो ऑब्टेन नहीं की गई कि आपने जो बिजनेस को अंडरस्टैंड किया वो कैसे किया, उसको डॉक्यूमेंट कैसे किया है और जहां से भी किया है उसके सोर्सेज आपने क्या आइडेंटिफाइड किए हैं। अगर आपकी एंटिटी आईटी कंट्रोल बेस्ड थी, जो कि अब स्मॉल या मीडियम साइज एंटिटीज भी आईटी कंट्रोल्स को बेस कर रही हैं, उन आईटी कंट्रोल्स की वैलिडेशन हम लोगों ने किस तरह से की है। ऑडिटर ओनली डॉक्यूमेंटेड की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन्ड, और फिर उसने ये नहीं बताया कि मैंने इस अंडरस्टैंडिंग का जो सोर्स था वो क्या इस्तेमाल किया और मैंने रिस्क असेसमेंट जो प्रोसीजर से ये क्या इस्तेमाल किए। ये क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड की कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं ऑफ लास्ट 3 to 6 years। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं किए गए या जहां सब्सटेंटिव परफॉर्म किए गए तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं थी कि ऑडिट प्लानिंग कैसे की गई या मीटिंग की भी गई या नहीं की गई तो उसकी आउटकम क्या निकली, और जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपने प्लानिंग स्टेज पे लगाए वो एडिक्वेटली परफॉर्म नहीं थे। जो हमने सबसे पहली स्लाइड में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के ऊपर वी परफॉर्म्ड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड वी परफॉर्म्ड वर्टिकल एनालिसिस इफ यू डॉक्यूमेंट देम प्रॉपर्ली, कि जी इस तरह से हमने इसको परसेंटेज वाइज पे स्प्लिट करके देखे कि रिस्क यहाँ पर आ रहे हैं, या रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है या ये एक सिग्निफिकेंट एरिया है। वी हैव डॉक्यूमेंटेड इट दैट वे तो वी कैन स्किप इट थ्रू। रिस्क वैल्यूएशन के जो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप वो डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। And then there was regarding materiality, there were 3 critical points always. Auditor did not determine the performance materiality, did not document the factors considered in determining the materiality, or audit materiality was set at a much higher level in some cases, considering the overall financial performance and financial position of the entity, and no rationale was documented while setting the materiality level. This is a very common observation in the QAB reports कि जितनी बड़ी materiality होगी हमारा sample basically उतना ही छोटा हो जाएगा। तो what are the bases on which we have either revised our materiality upward or we set it at a very higher level? क्या वो test of control की basis थी या जो भी हमारे लिए appropriate basis थी, we need to document it। और ये तमाम reports ICAP की website पे available है। Response to assessed risk, I holistically tried to touch it upon, but because this is a topic to be covered tomorrow, I'll not go into details. इस तमाम presentation के जो sources I used, these are IFAC की website पे 2 books available हैं, Guide to Using ISAs in the Audit of Small and Medium Sized Entities,
आईफैक की वेबसाइट पे तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्वाब रिपोर्ट्स आईकैप की वेबसाइट पे हैं, कुछ बीपीपी की पब्लिकेशंस आई हैव टच्ड इन आइजस. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय सेल्फ. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स. आईफैक की जो वेबसाइट है उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री है. जी सर. ये आईकैप ने अपनी वेबसाइट पे जो लिंक लगाया था ये क्यों नहीं लगाते, फिर वहां से क्यों नहीं हो सकता? हम आईकैप की अगर वेबसाइट पे देखें तो उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल मटेरियल का लिंक लगाया हुआ है, जिसमें अगर हम आइजा बेस्ड उसको देखें तो जो टेक्निकल सेक्शन में देयर लॉट्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल. लाइक जैसे कैम्प्स का जो मटेरियल है कि कैम्प्स क्या होने चाहिए, और उसमें तकरीबन 25 के करीब सेक्टर्स आइडेंटिफाइड हैं जिसमें डिफरेंट कैम्प्स हैं. तो आई आल्सो कंसल्टेड दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग दीज कैम्प्स. अमीन, आपने जो अभी तक बताया वो सारा बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज ऑर्डिनेंस के हवाले से. अगर कोई ऐसी कंपनी हो जिन पे ये लॉज अप्लाई ना होती हो, वहां पे क्या सूरत होगी? फॉर एग्जांपल, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है वो ऑडिट करना चाहता है, या पार्टनरशिप फर्म है वो ऑडिट करना चाहता है, तो उसके स्थिति में क्या होगा? यानी एक सोल प्रोप्राइटर ऑडिट फर्म? No, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट इज अ सोल प्रोप्राइटर और एओपी है. ओके. देखिए, अगर तो वो एओपी है, मेरे पास इसमें दो कंसिडरेशंस आती हैं. उनका रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है जी, उनका रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है और हमारे लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है. पहले मैं अपने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करता हूँ. एसईसीपी ने हमें ऑडिट रिपोर्ट के लिए ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन दिया हुआ है जो कि कंपनीज के लिए है. और एज अ जनरल प्रिंसिपल, अगर आप एज एन ऑडिटर रिपोर्ट दे रहे हैं अदर देन कंपनी एनीवेयर, तो वी आर सपोज टू फॉलो आइजा 700. तो मैंने तो रिपोर्ट आइजा 700 के मुताबिक देनी है. उसको सामने देख के जो मैंने ओपिनियन देना है, आई विल डिवाइस माय प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली. अब मैं आ गया अकाउंट्स के ऊपर. तो अगर ये एओपी है तो इनकी एक पार्टनरशिप डीड जरूर होनी चाहिए, और उस डीड के तहत इन्होंने अपने फ्रेमवर्क्स उसमें आइडेंटिफाई किए होंगे कि हम अपने अकाउंट्स गैप पे बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स पे बनाएंगे या कैसे बनाएंगे. सोल प्रोप्राइटर है तो डेफिनेटली वो भी या रिसीट एंड पेमेंट है कुछ इस तरह से ही बना रहा होगा. आपको उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग डॉक्यूमेंट को ही एक मरतबा देखना पड़ेगा कि वहां पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया है. फॉर एग्जांपल, टू कट इट वेरी शॉर्ट, आई वाज ऑडिटिंग अ गवर्नमेंट अथॉरिटी. इट वाज लाइक अ वेरी ओल्ड अथॉरिटी, और उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे या रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाएंगे. उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग डॉक्यूमेंट में एक चीज आइडेंटिफाइड है, दे आर यूजिंग दैट. तो वी विल हैव टू गो बैक टू द रूट, और जो उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की गाइडलाइन है, आई विल हैव टू सी के वेदर अपने अकाउंट्स उस पे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे. I have been told to conclude it. Please, I can take one more question if there's any. Mike, please. इसके बाद we'll be just touching upon Multan and Faisalabad shortly for a concluding question from their end. अच्छा, क्विकली मेरा एक क्वेश्चन है कि जो की ऑडिट मैटर्स होते हैं वो ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट हर केस में नहीं बनते, नॉट इन लार्ज साइज एंटिटीज, स्पेशली पीआईसीज की तो समझ आती. तो की ऑडिट मैटर्स कितना इन डेप्थ डिफाइन करने की जरूरत है फॉर द वर्किंग वेब फाइल इफ आई एम हैविंग एनी एलएससी और एसएससी ओके, एमएससी इन स्पेसिफिक? अच्छा, थोड़ा सा एकेडमिक आंसर हो जाएगा. हमारे यहाँ जो की ऑडिट मैटर्स अगर हम देखें तो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे हैं, और जो आईकैप का एक कैम्स के ऊपर एक बुकलेट भी आई हुई है, तो हम उसके अंदर भी मुदारबाज के ऊपर कैम्स नहीं लगा रहे क्योंकि उनकी ऑडिट रिपोर्ट अभी मुदारबाज ऑर्डिनेंस के तहत चल रही है. तो प्राइमरली वी आर डूइंग कैम्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ लिस्टेड कंपनीज. अब अगर मैं आइजा 701 को देखूं तो बड़ा कैटेगोरिकली बताता है कि आपने कैम्स 3 जगहों पे लगाना है, जहां पे आपका कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन हो, जहां पर ऑडिट का जो ऑडिटर है उसको कोई मटेरियल सिग्निफिकेंट जजमेंट लगानी हो, या जहां पर आपका जो क्लाइंट है उसके कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो. तो आप प्लानिंग लेवल पे एक टेम्पलेट बना के हर अकाउंट हेड के सामने इन 3 चीजों को आइडेंटिफाई कर लें. वेयर एवर यू फील देयर इज अ कैम, वी हैव टू रिपोर्ट इट, क्योंकि स्टैंडर्ड इसमें एक एक्सेप्शन देके अपने आप को खुद ही निगेट करता है. स्टैंडर्ड कहता है कि जब आप एक ऑडिट कर रहे हैं तो कोई ना कोई कैम निकलेगा, और ऐसा कैसे मुमकिन है कि इफ यू आर ऑडिटिंग अ लिस्टेड एंटिटी तो उसका एक भी कैम ना हो. So that means there have to have a CAM at least, and then we need to identify it in the context of those 3 guidelines. कोई risk of material misstatement या significant judgment या significant event या transaction है तो हमने CAM को उसी के accordingly identify करना होगा. जी, हम सिर्फ listed की हद तक करते हैं और उसमें भी मुदारबाज पे CAM नहीं है. Any question from Multan?
So there are no questions. Thank you.